Hello, my dear students. Good morning. And in this wonderful morning, we are here to know, and I have to tell you about a very interesting Shakespearean play. And name of that play is The Merchant of Venice. The Merchant of Venice is a romantic comedy, or we can say it's a comedy play full of the glimpses of several colors and emotions. It has got some glimpses of comedy, which is full of totally comedy, and one side we can see it is a tragic comedy, and the other side we can say it is a romantic comedy. So it's full of interesting sequences you are going to learn, okay? And it is having a universal publicity. It's a very well-known play of Shakespearean play that you are going to read about and you are going to learn about. And you know बच्चों, ये एक ऐसा नाटक है जो शेक्सपियर ने लिखा है और इसमें थोड़ा कॉमेडी है, हंसना है, हंसी के सीक्वेंसेस है और हास्य के साथ साथ हमें इसमें थोड़े से दुख और थोड़ा सा प्रेम का भी इसमें भाव मिलता है। सो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और एक बहुत ही प्रसिद्ध ड्रामा है, नाटक है जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजी साहित्य में, जिसके बारे में हम समझने वाले हैं। और जैसे हर एक प्ले में हर एक स्टोरी में एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है और हीरो से रिलेटेड एक उसका साइड हीरो होता है और साथ ही एक विलन भी होता है। In the same sequence, we are having the same characters here also. There is a hero and a side hero, and there is a heroine and villain also. So let's learn about this characters sequence. Okay? Here we see ये पहला कैरेक्टर है, चरित्र है, और ये चरित्र है एंटोनियो का, which is very important in this drama. और इसके बारे में बच्चों मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूं कि एंटोनियो एक व्यापारी है, he is a merchant who is very rich, and apart from his prosperity and status, he is not proud, he is not arrogant, he is very helpful, he gives money to the people for helping them, not for having any interest out of it. वो लोगों को पैसा उधार देता है लेकिन उसके बदले में वो कोई ब्याज नहीं लेता है। इस तरीके से एक और चरित्र हमें मिलता है, लेकिन उससे पहले हम एंटोनियो के बारे में थोड़ा और जानेंगे। एंटोनियो एक ऐसा व्यापारी है जिसके अपने पानी के जहाज चलते हैं। He is a owner of ships और ये समुद्र में अपना व्यापार करता है। He goes to Africa, India and Japan by his ships, and he has his business tours. And he goes to such countries as a businessman and got spices and tobacco. और जब वो वहाँ से बहुत सारे मसाले और तम्बाकू वगैरह अफ्रीका और इंडिया और जापान जैसे जगहों पर जब विजिट करता है अपने पानी के जहाज से, वहाँ से लौटते टाइम वो अपने साथ अपने बिजनेस के लिए तम्बाकू और बहुत मसाले, अलग अलग महंगी वैरायटी के मसाले वो वहाँ से लेकर आता है और यूरोपियन कंट्रीज में उनको बेचता है। So he bought spices and he sell such spices and tobacco on high rates in European countries. So this is his business,
but there is a drawback in his business that it is very risky, क्योंकि उसका समुद्र में काम है, समुद्र के जहाज़ों से वो उसका सारा आयात निर्यात का काम करता है, तो उसके पास एक रिस्क भी है अपने इस बिजनेस में कि उसका बिजनेस जब वो शिप्स जाते हैं और आते हैं तो कभी भी तूफान में वो फंस सकते हैं और उसको एक शिपरेक हो सकता है और बहुत काफ़ी नुकसान हो सकता है. सो ही हैज़ गॉट अ वेरी रिस्की बिजनेस. सेकेंड पर्सन जो हमारे पास यहाँ पे दूसरा चरित्र है, सेकेंड कैरेक्टर इज बेसेनियो. और बच्चों, मैं बेसेनियो के बारे में आपको बता दूं कि ये एक अनएम्प्लॉयड महत्वाकांक्षी बेरोजगार व्यक्ति है, who is very good looking, who is very attractive, and he is having a very interesting personality. Once he was very rich. एक समय था कि वो बहुत अमीर था, लेकिन अपने व्यवहार की वजह से, अपने जीवन जीने की शैली की वजह से वो उसका सारा अपना पैसा वो गंवा चुका है और now he is just an unemployed person. और he has got only one desire and aim of his life, that he wants to get married to a rich woman. उसके पास अब एक ही उम्मीद रह गई है after losing all his assets and status, कि अब वो उसके पास एक ही एम है कि वो एक अमीर लड़की से शादी करना चाहता है. और वो क्यों करना चाहता है? क्योंकि आफ्टर मैरिज all that riches the girl is having would be naturally, automatically belongs to the person, Bassanio. और वो इस ही इच्छा से एक अमीर लड़की से शादी करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि शादी के बाद वो अमीर लड़की का सारा धन मेरा ही हो जाएगा. So this is his only aim of life. And इसके फ्रेंड है एंटोनियो. And so many times एंटोनियो से ये पैसा लेते हैं उधार, जो कभी लौटा नहीं पाते हैं, मगर लेते हर बार यही कह के है कि I'll return it in time. But because of his idleness, because of his unemployed position, he was a poor person, he is a poor chap. उसके पास कहीं से पैसा लौटाने के लिए he doesn't have any source. So being a generous and helpful person, Antonio always helps Bassanio. Antonio एक अच्छा person है and he is very sincere. And the other side, he is very helpful. He is not greedy. He has a good heart. He is the owner of very good heart. So always he helps Bassanio and gives money to help him. And उसका एंटोनियो का Bassanio का जो एक मोटिव है to get married to a rich woman, उसमें ये भी है कि जो भी अब तक उसने पैसे एंटोनियो से लिए हैं, बोरो करे हैं, वो उसको भी जब शादी हो जाएगी किसी अमीर स्त्री से तो वो उसको लौटा देगा. एज अ बिजनेस ही इज हैविंग दिस एम कि वो सारी अपनी प्रॉब्लम्स को, सारी अपनी पॉवर्टी को आफ्टर मैरिज वो हैप्पी एंडिंग में डाल देंगे. एंड देयर इज वन मोर वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर एंड दिस इज द heroine of this play, and the name of the heroine is Portia. Portia is very intelligent, she is very beautiful, she has a very good personality which is very attractive, and she is very gorgeous. Everyone wants to get married to this girl because she is having a beauty and with the brain. So यहाँ पर हम देखते हैं कि पोर्शिया एक ऐसा चरित्र है जो इस प्ले में, इस नाटक में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट किरदार निभा रही हैं और उनकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक मजबूत अपीयरेंस है इस प्ले में. वो एक अमीर लड़की हैं, उनके पिता बहुत अमीर थे और साथ ही वो एक समझदार स्त्री हैं. वो बहुत अक्लमंद भी हैं अपने दिमाग से. शी इज़ वेरी विटी. सो हियर वी सी ऑल सच थिंग्स. पोर्शिया के फादर मर चुके हैं और पोर्शिया के फादर ने मरने से पहले उनके पास उन्होंने एक प्लान किया था फॉर
for her marriage. He had planned how would she find the right choice, because he was very rich and his daughter Portia is also very rich. So he would be thinking कि जो भी उनकी बेटी से शादी करने आएगा वो या तो पैसे को देख कर आएगा या उसके स्टेटस को देख के आएगा, तो ऐसे में राइट चॉइस कैसे मिले। तो उन्होंने एक प्लान किया। He has got 3 caskets and he kept it over there in his house, and he declared that whoever chooses to the right casket will be my daughter's future husband। और ये करके वो उन्होंने ये प्लान अपनी मृत्यु से पहले ही किया था। और ये कास्केट्स को आप बेटा ऐसे समझे जैसे कास्ट और कास्केट जैसे लकड़ी के बॉक्सेस। और वो लकड़ी के बॉक्सेस 3 अलग अलग धातुओं के थे। One was made up of gold and the other was made up of silver and the third one was made up of lead। कांसा धातु होती है ये तीनों, और वो अलग अलग धातुओं के बने हुए थे। We will go behind this afterwards। इसको अभी हम यहीं छोड़ते हैं और अब हम चलते हैं अपने अगले स्कीम और प्लॉट की ओर, जो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट विलन का रोल कर रहे हैं। उनका नाम है शेरलॉक और वो एक ज्यू हैं, और ज्यू होने के साथ साथ ज्यूइश रिच पर्सन है, who is a money lender, who lend money on high rates। So we can understand that this fellow is not very generous because he expects a high rates of interest from his customers। So whoever is coming to him to borrow the money, he always have, and one more thing, he has a very peculiar habit कि जो उसके मुंह से बिना सोचे समझे एक बार इंटरेस्ट रेट निकल जाता था, चाहे वो कितना भी हाई रेट हो, वो उस पर अडिग रहता था और सामने जो भी उससे पैसा बोरो करने आता था, उधार लेने आता था, वो उसकी उस मजबूरी का पूरा फायदा उठा लेता था। एंड ही हैज़ वन मोर क्वालिटी एंड ही हैज़ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर to note it down for you, that he is a businessman and Antonio is also a businessman। Sherlock is a rich person, Antonio is also a rich person। Antonio is the hero and here side hero as we can say, but he is having a competition with Sherlock, and Sherlock used to have a feeling of jealousy and hatred towards Antonio। Why? Because he is always having a competitive feeling towards this Antonio, क्योंकि वो भी मार्केट में अपना काम करता था और पैसे उधार देता था लोगों को, लेकिन वो इंटरेस्ट पे नहीं देता था, वो सिर्फ लोगों को पैसे उधार देता था और वो बस इतना एक्सपेक्ट करता था कि वो समय पर उसको लौटा दे। He was very generous person। On the other side जो शेरलॉक हैं ये बहुत हाई रेट्स में पैसे को उधार देते हैं और उसको बहुत मजबूरी का लोगों का फ़ायदा उठाते हुए उनको बहुत हार्ड टाइम देते हुए इंटरेस्ट लेते हैं और उसको आगे अपने इस बिजनेस को बढ़ाते हैं। सो ही हैज़ अ फीलिंग कि अगर एंटोनियो लोगों की मदद ना करे, बिना ब्याज दर के पैसा देने से, इसका जो ब्याज पे पैसे देने का काम है वो सफ़र करता है, क्योंकि जो अगर उसके पास 100% लोग आने होते हैं तो 40% लोग एंटोनियो के पास चले गए। सो उसका बिजनेस 40% लॉस में गया या 50% लॉस में गया। तो इसलिए ही हैज़ अ वेरी काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन to see such generosity of Antonio, and because of this Antonio is having a famous and publicity over there। He is very famous over there for his generous attitude। Sherlock के पास money देना होता है and he is not having that good attitude। He is very hard-hearted and he is very cunning also, and he doesn't like Antonio and Bassanio। He always try to find to chance to give them a loss, और वो हमेशा उनसे इतनी जलन रखता है एंटोनियो से और बेसोनियो से
कि वो उनको किसी ना किसी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक दिन ऐसा आता है, और वो दिन ऐसे आता है, एवरी डॉग हैज़ अ डे जैसे हम कहते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि बैसिनो was an old friend of an old family friend of पोर्शिया, और बचपन से ही वो पोर्शिया के घर में आया जाया करते थे। और पोर्शिया is also having an attraction towards Bassino because he was very famous among all the ladies over there. He was very good looking, he was very talkative, interesting personality he was having. So यहाँ हम देखते हैं कि बैसिनो की एक जो एम है उसकी लाइफ का वो यहाँ पर पूरा हो रहा है कि उसको एक अमीर ऐसी स्त्री से शादी करनी है जो उसके सारे डेब्ट्स को, सारी पॉवर्टी को ख़त्म कर दे। तो वो पोर्शिया में उसको वो सब कुछ मिलता है। सो ही इज़ इंटरेस्टेड इन पोर्शिया एंड पोर्शिया इज़ ऑल्सो हैविंग अ फीलिंग दैट शी शुड ऑल्सो गेट मैरिड टू बेसेनियो। सो बेसेनियो को कुछ पैसों की आवश्यकता होती है, वो एंटोनियो के पास जाते हैं और एंटोनियो से कुछ पैसे उधार मांगते हैं हमेशा की तरह से, और उसको वो पैसे उधार नहीं दे पाते हैं एंटोनियो, बिकॉज वो उन्हें उत्तर देते हैं कि ही हैज़ ऑलरेडी पुट ऑल हिज मनी एंड फॉर हिज बिजनेस, और उन्होंने उसको सारे अपने पैसे को अपने बिजनेस में, शिप्स के काम में इस समय लगा रखा है। एंड ही इज़ नॉट हैविंग रिटर्न येट, सो ही इज़ वेटिंग फॉर द रिटर्न, बिकॉज उनका जो बिजनेस था वो एक अनसर्टेन स्टेज पे रहता था। कभी उसको चीज़ें जल्दी रिटर्न में आ जाती थी, कभी देर से आती थी। सो he has invested all his money in his business that time, and that was a very unfavorable situation for both of them, because he wanted to help his friend, but he is not having, he is out of money, his hands are empty, he is not having money to help his friend Bassino. So Bassino और एंटोनियो विचार करते हैं और फिर वो सोचते हैं कि उनको शेलॉक से हेल्प लेना चाहिए, because he is a money lender. So he goes to Sherlock, and Sherlock got that time as the most favorable time in his life to take all the opportunity out of it, because he wanted to have this kind of chance in his life to trouble Antonio and Bassino. Here we see that Sherlock पहले तो तैयार नहीं होता है बैसिनो को पैसा देने के लिए, because Bassino was not having any guarantee. He doesn't have anything to put it as a guarantor. So Antonio says, I am in between your bond, I am a guarantor for returning the money. If Bassino is not capable to return the money as per your bond according to the time which you are giving, I will pay you back. I will return the money. So he says that okay, I will have a bond. And यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि शेलॉक एक बहुत ही अलग किस्म का बॉन्ड बनाते हैं, और वो बॉन्ड ऐसे होता है कि वो उसमें पैसे को रिटर्न में चाहते हैं, लेकिन अगर बैसिनो और एंटोनियो उस पैसे को एक अवधि के अंदर जो उसमें बॉन्ड में लिखा है नहीं लौटा पाएंगे, तो एंटोनियो के हृदय के पास का जो एक मांस है उसको वो काट के ले लेंगे। 1 pound of flesh he will have from Antonio's bosom, and he says that I'll have it as a bond requirement. So Antonio इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, because he was so sure कि he will be having all the returns from his business, और वो उसको बहुत आराम से ये एक अमाउंट
बेशक बड़ा है लेकिन वो उसे लौटा पाएंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि शेरलॉक उनसे एक बॉन्ड ले लेता है। एंटोनियो साइन ऑन दैट बॉन्ड पेपर, बट एक ऐसा अंतराल निकलता है जिसमें उनके पास पैसा सही समय पे नहीं लौट पाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि बैसिलो और एंटोनियो जब उसे पैसा समय पे नहीं लौटा पाते हैं तो शेरलॉक अप्रोच करता है कोर्ट को और वहाँ पर वो क्लेम करता है अ पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एंटोनियोज बोसम। लेकिन जब वहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस पोर्शिया की हम देखते हैं, जो बहुत ही एक फेमिनिस्टिक क्वालिटीज, महिलाओं के गुणों से बिल्कुल अलग होके एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के रूप में वहाँ पर उस कोर्ट में अपनी अपील देती है, अपील ऑफ मर्सी टू चेंज द हार्ट ऑफ शेरलॉक, कि वो अपने उस बॉन्ड की शर्तों को चेंज कर दे, चाहे वो दुगनी दाम वसूल कर ले जो उसने शेरलॉक ने दिया था एंटोनियो और बेसेनियो को, या 3 गुना बढ़ के ले ले, लेकिन वो इस मास्क को लेने वाले बॉन्ड को की शर्त को खत्म कर दे। बट शेरलॉक वॉज वेरी एडमेंट because this was the only chance for him to trouble Antonio. So he did not want to miss this chance and he was adamant. He did not get left or right from that agreement paper. और पोर्शिया वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी अपनी दलील देती हैं मर्सी के लिए, दया के लिए, कि what is the real meaning of mercy and what is the real meaning of justice. What kind of justice we as human beings require. As a human being, we have to follow the rules, but it should be mixed with justice and mercy. Because if we do the justice mixed up with mercy, it becomes a divine and heavenly virtue. Just as the rain comes down, a gentle rain comes down on earth from heaven, it is having that same spontaneity of the giver and the person who is receiving mercy. So it is a double blessing. The person who is showing mercy and the person who is receiving this mercy is both blessed. They both are blessed. The one who is showing and the one who is receiving. जो दया को देता है और जो दया को लेता है, दोनों ही दया करने वाला और दया का पात्र, उस दया को प्राप्त करने वाला आशीर्वादित होते हैं, क्योंकि दया जो है वो एक ईश्वरीय गुण है। और हम यहाँ देखते हैं कि दया के इस भाव को बहुत स्ट्रॉन्ग अपील के साथ पोर्शिया, जो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है इस नाटक का, वो इसमें रखती है, लेकिन शेरलॉक के हृदय पे कोई असर नहीं पड़ता है। इन द मीनवाइल वो उस एग्रीमेंट के पेपर को पढ़ती हैं और उसको पढ़ने से उनको पता चलता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो उनके इस केस को चेंज कर सकता है। और जो जज है वो भी स्तब्ध है। एंटोनियो और बेसिलियो भी सोच रहे हैं कि अब एंटोनियो की जान कोई नहीं बचा सकता। तो वो इस परिस्थिति में सभी दुखी हो जाते हैं कि पोर्शिया भी लास्ट में कह देती है कि ठीक है शेरलॉक, आप अपने चाकू को तैयार कर लीजिए एंड टेक 1 pound of flesh from my client एंटोनियो, बट लेकिन यू शुड नॉट ड्रॉप इवन अ सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड। जब आप उसका फ्लैश निकालेंगे, यू आर नॉट सपोज टू शेड हिज ब्लड। उसका जो हृदय का के पास का आप मांस ले रहे हैं, वो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट ले रहे हैं, तो वो नियम के तहत है, आप उसे लेने का हक रखते हैं। लेकिन बॉन्ड के अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि जब मांस लिया जाएगा तो उसके साथ बहने वाला जो लहू है, जो खून है, वो भी नियम अनुसार होगा। तो क्योंकि आपके बॉन्ड में लहू का या खून का जिक्र नहीं है, तो यदि मेरे क्लाइंट का एक भी कतरा खून का गिरता है, तो वो खून का कतरा आपके ऊपर एक बहुत बड़ा पेनल्टी को लेके आएगा, जिसमें आपकी जान आपको
मृत्युदंड हो सकता है, आपका सारा सामान, आपका सारा एसेट्स, आपका सारा स्टेटस, सारा बिजनेस सीज हो सकता है और जब्त हो सकता है। इसको सुन के सब वहां पर स्तब्ध रह जाते हैं बिकॉज इट वॉज वेरी परफेक्ट एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। लेकिन फिर शेरलॉक का मन का लालच जागता है क्योंकि वो समझ गया इस पॉइंट को और अपनी उस वीकनेस को जो उसने अपने इस शर्त के एग्रीमेंट को भरवाते समय छोड़ी थी, और वो फिर तुरंत अपने आप को फ्लिप कर लेता है एंड ही स्टार्टेड saying and asking double amount of money he gave to Antonio and he wanted to charge double amount of interest. So now Portia says कि इस तरीके से आपको तो फ्लैश लेना है, आप 1 पाउंड मांस मेरे क्लाइंट का लीजिए अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि अगर आप मांस ना लें तो डबल अमाउंट ऑफ मनी लें। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग देखते हैं कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस is a very interesting poem, interesting play, और इस प्ले के माध्यम से हम बहुत सी चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से एक प्ले राइटर शेक्सपियर जो बहुत ही ही इज़ अ वेरी रिनाउंड ड्रामेटिस्ट, जो एक ड्रामा लिखने के बहुत ही बड़े महारथी हैं जिन्हें सारे विश्व जानता है, वो विश्वव्यापी प्रसिद्ध पर्सनालिटी ने इस द मर्चेंट ऑफ वेनिस के द्वारा से हमको बहुत सारे संदेश दिए हैं, उसको हम लोग एंजॉय करेंगे। बट राइट नाउ आई हैव गिव यू द ग्लिम्पसेस एंड द ब्रीफ नॉलेज एंड द समरी ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट टाइम वी विल गो फॉर द सीन्स समरी, कि इसमें जो भी सीन्स और एक्ट्स हैं तो उनके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो ऑल द बेस्ट एंड कीप इट अप।